श्री गुरुजी एक जीवन यज्ञ। क्रमांक 9 त्रिविध ताप। इस तेजस्वी बुद्धिमान तथा अध्ययनशील युवक को लोग सब माधव कहने लगे। एमएससी की उपाधि प्राप्त कर वे जब घर लौटे तब भाऊजी और ताई को विशेष आनंद हुआ। वे चाहते थे अब हमारा लाडला मधु कहीं शिक्षा विभाग में नौकरी करे, विवाह करे और अपने बुढ़ापे का आधार बने। अपनी इच्छा उन्होंने माधवराव को बताई। तब माधवराव ने भी अपनी इच्छा उन्हें बताई। माधवराव ने कहा, मैं सरकारी नौकरी नहीं करूँगा, अंग्रेज़ों की सेवा में कदापि नहीं कर पाऊँगा। मुझे आगे पढ़ना है। प्राणी शास्त्र में मैं कुछ विशेष संशोधन करना चाहता हूँ। मैं डीएससी बनना चाहता हूँ। भाऊजी विद्या प्रेमी थे। वे चाहते थे कि अपना पुत्र खूब पढ़े और उच्चतम उपाधि प्राप्त करे। साथ ही उन्हें यह भी लगता था कि यह अपना इकलौता बेटा है, इसे सीधा अतिशीघ्र कहीं स्थिर हो जाना चाहिए। ताई भी यही चाहती थी। वे अपने मन की बात पति तथा पुत्र के पास बार बार कहती। भाऊजी के मन में थोड़े समय तक संघर्ष बना रहा। अंत में विद्या प्रेमी की ही जीत हुई। उन्होंने माधवराव को अनुमति दे दी। इस विषय की उच्च शिक्षा का मद्रास में उचित प्रबंध था, अतः थोड़े ही दिनों में माधवराव मद्रास पहुँचे। मद्रास का वायुमंडल, अन्न, जल सब कुछ भिन्न था। वह माधवराव को रास नहीं आया। वे बार बार बीमार होने लगे। अब पिताजी सेवानिवृत्त हो गए थे, अतः वे पर्याप्त मात्रा में धन नहीं भेज सकते थे। बड़ी बड़ी किताबें मोल लेनी पड़ी। उधर शूल कारण डॉक्टरी इलाज करना पड़ा। डॉक्टर की फीस देनी पड़ी, औषधियाँ मोल लेनी पड़ी। इस प्रकार शारीरिक संकट और आर्थिक संकटों से लड़ते हुए उनके मन में भी संघर्ष प्रारंभ हुआ। मुझे आगे चलकर क्या करना है? मेरा जीवन ध्येय क्या है? देश की बिगड़ी हुई परिस्थिति सुधारने हेतु मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे क्या करना चाहिए? अंग्रेज शासक दिन प्रतिदिन अधिकाधिक उद्दंड और अत्याचारी हो रहे हैं। क्या उनके विरुद्ध लड़ना मेरा कर्तव्य नहीं है? क्या उग्र क्रांतिकारियों के उपाय देशव्यापी हो सकेंगे? क्या सामान्य जनता उनमें सहभागी हो सकेंगी? क्या सत्याग्रह, स्वदेशी बहिष्कार आदि मार्गों से हमें स्वराज्य प्राप्त होगा? कैसे हमारा देश विदेशियों के बंधनों से मुक्त होगा? कैसे हमारा समाज कार्यशील तथा साहसी बनेगा? कैसे भारत को उसका प्राचीन गौरव प्राप्त होगा? इन सब बातों के लिए मेरा उत्तरदायित्व क्या होगा? इत्यादि प्रश्न उन्हें बहुत सताने लगे थे। इस प्रकार के शारीरिक, आर्थिक, मानसिक एवं बौद्धिक संघर्ष में जुटे रहने के उपरांत भी अपनी कार्य कुशलता एवं परोपकारी वृत्ति के कारण वे अपने सहपाठियों के तथा प्राध्यापकों के प्रेम भाजन बने। महाविद्यालय में जो भी छोटे बड़े कार्यक्रम होते थे, उनका सूत्र संचालन माधवराव गोलवलकर ही करते थे। उनकी निस्वार्थ बुद्धि का तथा कार्यदक्षता का सभी पर प्रभाव पड़ा। मद्रास में एक बड़ा मत्स्यालय है। उन दिनों में उसकी देखभाल उच्च कक्षाओं के विद्यार्थियों को दी गई थी। मत्स्यालय देखने के लिए आने वालों को प्रवेश शुल्क देना पड़ता था। एक बार हैदराबाद निजाम शाह परिवार मत्स्यालय देखने आए। वे कंजूस तो थे ही, फिर उन्हें यह भी सोचा होगा कि मैं तो राजा हूँ, भला मुझे कौन शुल्क देने के लिए कहेगा। मत्स्यालय के व्यवस्थापकों ने तथा नौकरों ने सोचा, इतने बड़े आदमी हैं, जग प्रसिद्ध है, सुल्तान है, उन्हें मामूली शुल्क के लिए कौन पूछे? कैसे पूछे? हो सकता है उसके कारण कोई आफत आ जाए, कदाचित नौकरी से भी हाथ धोना पड़े। अतः कोई भी आगे नहीं बढ़ा, किसी ने हिम्मत नहीं की। तब माधवराव सीधे निजाम शाह के पास पहुँचे और उन्होंने कहा, महोदय, यहाँ प्रवेश शुल्क निर्धारित है। बिना वह दिए और टिकट लिए आपको तथा आपके साथ वालों को भीतर प्रवेश नहीं करना चाहिए। यह सुनते ही निजाम शाह ने अपने निजी सचिव की ओर देखा। उसने नियम के अनुसार प्रवेश पत्र खरीदे। विद्यार्थियों ने उन्हें मत्स्यालय दिखाया। उनके चले जाने के बाद मत्स्यालय के अधिकारी गण कुछ चिंतित हुए। एक ने कहा, हम यदि इन लोगों से पैसे न लेते तो ऐसा कौन सा पहाड़ हम पर टूट पड़ता? क्या कोई विशेष आर्थिक हानि होती? माधवराव ने कहा, सवाल कम अधिक पैसे मिलने का नहीं है, प्रश्न यह है कि नियम पालन के महत्व का है। नियम का पालन सबको ठीक
तरह से करना चाहिए। जो बड़े कहलाते हैं उन्हें तो और भी अधिक तत्परता से नियम का पालन करना चाहिए। सामान्य जन सदा सर्वदा बड़ों का अनुकरण करते हैं। आर्थिक सुविधा अथवा छूट यदि देनी हो वह गरीबों को क्यों न दी जाए। माधवराव का शरीर स्वास्थ्य बार बार बिगड़ने लगा। मद्रास में रहना उनके लिए असंभव हो गया था। संशोधन कार्य उन्हें अधूरा छोड़ना पड़ा। वे नागपुर आ गए। औषधि योजना प्रारंभ हुई। धीरे धीरे उन्हें स्वास्थ्य लाभ होने लगा। इस काल में वे श्री रामकृष्ण पर आश्रम में जाने लगे। वहाँ के प्रमुख स्वामी श्री भास्करेश्वरानंद जी से आध्यात्मिक विषयों पर उनकी नित्य चर्चा होने लगी। श्री भास्करेश्वरानंद जी की बातें सुनने में माधवराव को विशेष आनंद होता था। विवेकानंद जी का समग्र साहित्य इस काल में उन्होंने फिर से पढ़ने का निश्चय किया। घर की आर्थिक परिस्थिति पुकारती थी कि शीघ्र कुछ द्रव्यार्जन करें। माधवराव ने उस दिशा में प्रयत्न प्रारंभ किया। सौभाग्यवश सन 1930 ईस्वी में उन्हें काशी के हिंदू विश्वविद्यालय में अर्थात बनारस यूनिवर्सिटी में प्राध्यापक की नौकरी मिल ही गई। आगे की कहानी कल मित्रों। तब तक के लिए सादर जय श्री राम। वंदे मातरम। भारत माता की जय।